प्रिय मित्रों नमस्कार। एग्ज़ाम की वजह से यूपी पुलिस का रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम था, उसकी वजह से थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो गया वीडियो बनाने में। लगभग 4 दिन हो चुके। आपका रिवीजन भी आज से कोशिश करूँगा शाम से शुरू हो जाए। वर्णमाला आपका एक व्याकरण का चैप्टर बचा हुआ था, वो मैं आज करा देता हूँ। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन, संयुक्त व्यंजन सभी आ जाते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो वर्ण होगी। अब भाषा भाषा जो हम बोल रहे वही भाषा है, और भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बनी हुई। ठीक है, भाषा क्या है? संस्कृत के भाष शब्द से, और जो हम बोल रहे वही भाषा है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है वही वर्ण है। अब वर्ण, अब देखो वर्ण क्या है? वर्ण से बड़ा है अक्षर। तो यदि मैं कोई अक्षर बनाऊं, जैसे मैंने बनाया रै, तो कोई भी व्यंजन स्वरों के मेल से मिलकर बनेगा। तो रै जमा ए, तो ये तो हुआ वर्ण और ये हुआ अक्षर। ठीक है, अब अक्षर के बाद शब्द या पद। अब जैसे मैं रै स बना दूं राम, तो ये हुआ शब्द, और जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो तो उसे पद कहें। अब कुछ पद मिल करके, जैसे एक वाक्य का उदाहरण ले लें, मैं कल लखनऊ गया था। तो गया था, दो पद मिले और एक क्रिया बना दी इन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया पदबंध। यदि मैं यहां लिख देता मैं कल चंदन के साथ लखनऊ गया था, ठीक है, तो चंदन के साथ लखनऊ गया था, ये भी पदबंध हो जाता। ठीक है, और यदि मैं कल चंदन के साथ लखनऊ गया था, मतलब अगर मैं ये लिख दूं कि मैं कल चंदन और विनय लखनऊ गए थे, मतलब 3 आदमी लखनऊ गए थे, तो चंदन और विनय अपने लिए कह दें उस चीज को कि चंदन और विनय लखनऊ गए थे, तो ये हो गया उपवाक्य। मतलब वाक्य के अंदर छिपा हुआ कोई भी छोटा वाक्य उपवाक्य कहलाता है। जैसे हमें देखने को मिलता है मिश्र वाक्यों में। मिश्र वाक्यों में क्या देखने को मिलता है? वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है, वाक्य अक्सर शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो अपना पूर्ण अर्थ रखता हो उसे वाक्य कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई और शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। उपवाक्य, वाक्य में प्रयुक्त कोई भी आश्रित वाक्य या छोटा वाक्य उपवाक्य कहलाता है। पदबंध, दो या दो से अधिक पदों का समूह निश्चित क्रम में और निश्चित अर्थ रखता हो पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद और सस्वर वर्ण को अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। देखो ये राम है, राम में रा और मैं दो अक्षर है, लेकिन यदि इसमें वर्ण गिने जाएं तो रै में फिर आ जुड़ा, फिर मैं में ए जुड़ा, तब जा करके ये 4 वर्ण हुए। तो वर्ण और अक्षर के भेद को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला में मैंने आपको बताया वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है।
उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या जो बताई गई वो 45 बताई गई। मतलब हम जो बोलते हैं वो 45 वर्ण बोलते हैं, और जब हम लिखते हैं तो 52 वर्ण लिखते हैं, जिसमें रीरी भी है, अक्ष भी है, त्र भी है, अज्ञ भी है, स्र भी है। ठीक है, तो ये 4-5 वर्ण बढ़ जाते हैं इसमें, और 3 स्वर बढ़ जाएंगे। तो इसी प्रकार हम 52 वर्णों को लिखने का काम करते हैं। ड और ढ भी है उसमें। तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण और लेखन के आधार पर 52 वर्ण। वर्णमाला सभी को याद होनी चाहिए, जिसके याद नहीं है वो याद कर लो। ए, आ, छोटी, छोटा, बड़ी, ऊ, बड़ाऊ, रीरी, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। देखो 3 तो ये बढ़ गए यहाँ, तो स्वर कितने हो गए? 10 + 3 13। और व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, छ, छ, ज, झ, ऐ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, न, म, य, र, ल, व, बड़ा स, षटकोण, छोटा स और है। देखो यहीं से इन व्यंजनों को हम समझते चलेंगे। व्यंजन ये क वर्ग है, इसका अंतिम है अंग। ठीक है, च वर्ग, अय, अण, न और म। लेखन के आधार पर मैंने आपको बताया था कि 52 व्यंजन, 52 वर्ण है। तो 1-2 तो ये बढ़ गए, 3 ऊपर स्वर में बढ़ गए, 4 अंतस्थ उसमें, इस तरीके से ये बढ़ गए। ठीक है, तो अभी यहाँ देखने वाली चीज क्या है कि ये जो 5 अंतिम वर्ण है हर वर्ग के, ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। और जो ये नाक की सहायता से नहीं बोले जाते, इन्हें निर्नुनासिक या मौखिक व्यंजन बोले। ठीक है, ये क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। ये अंत्यस्थ व्यंजन है, ये उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन क्यों है? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, स, षटकोण, श और ह, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें एक घर्षण सा महसूस देता है अपने मुख के अंदर, इसलिए इन्हें उष्म संघर्षी कहा गया। ये संयुक्त इसलिए है क्योंकि ये 2 शब्दों के, 2 वर्णों के मेल से बने। ठीक है, अब देखो अक्षय किस किस के मेल से बना? क और श के। अज्ञानी आधा ज और अय के। सबसे अलग यही है, इसीलिए इसे ज्यादा ध्यान रखिए। सबसे अलग यही है, क्योंकि इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा किस चीज से बना हो। त्र आधा त और र, स्र बड़ा स आधा और र। ठीक, ये हो गया आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन की परिभाषा देख लो। स्वर क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से बोले जाएंगे वो स्वर है, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे वो वर्ण व्यंजन है। ऐसा अ तक के जो है वो स्वर है, और क से अज्ञ तक के व्यंजन है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण देख लो मात्रा के आधार पर। हस्वर, वो मैं छंद वाले चैप्टर में भी आपको बताए। हस्वर क्या है? जिन पे एक मात्रा रहेगी, अ, छोटी, छटाऊ। दीर्घ स्वर क्या है? जिन पे 2 मात्रा लगेगी। और प्लुत स्वर क्या है? जिन पे दीर्घ से भी ज्यादा समय लगेगा। नाटकों में, डायलॉग में, संवाद में हम जो बोलते हैं राम। ठीक है, अब देखो रा को लंबा खींच के मैं तक लेके, तो यहाँ ये प्लुत स्वर है। इनका प्रयोग जो होगा वो किसी को पुकारने में या नाटक के संवाद में होगा। जैसे हम किसी को आवाज मारे तो बहुत लंबा करके मारा है,
विशाल, तो वहां प्लुत स्वर होगा। अब जीव के प्रयोग के आधार पर देखो, जीव को तीन हिस्से में बांट लो। आगे अगला हिस्सा, बीच में मध्य हिस्सा जहां हम खाने को रखते हैं, और पश्च पिछला हिस्सा गले के अंदर का। ठीक है, तो बोल करके देखो, देखो वर्णमाला का पूरा खेल जो है ना वो हमारे उच्चारण में है। यदि हमने सीख लिया अपने मुख के अंदर कौन सी जगह क्या है, तो हम एग्जाम में बिल्कुल सही तरीके से कर लेंगे। अब जीभ के अगले हिस्से से बोलो, ई, बड़ी ई, ए, आई। तो इसकी फीलिंग जो आवेगी वो हमें महसूस देगा कि हम जीभ के अगले हिस्से से बोल रहे। मध्य स्वर अ, जीभ के ऊपरले हिस्से से, जो ऊपर बिल्कुल टिका हुआ है, उससे बोल रहे। स्पष्ट स्वर गले से इनकी आवाज आवेगी जीभ के बिल्कुल पिछले हिस्से से। आ, ऊ, बड़ऊ, ओ, औ, ओ। ठीक है, ये हो गए स्पष्ट स्वर बोलने के आधार पे या जीभ के स्थिति के आधार पे। अब मुख द्वार के आधार पे, मुख द्वार, मुख द्वार देखो, एक बार तो खुलेगा और एक बार बंद होगा। अब खुलने में एक बार पूरा खुलेगा, एक बार आधा खुलेगा, फिर आधा बंद होगा, ऊपर से नीचे आवेंगे, आधा बंद होगा और फिर पूरा बंद हो जाएगा। तो विवर्त, विवर्त देखो, वर्त आ रहा है, वर्त मतलब गोल हो जाए, विवर्त मतलब खुलना। तो विवर्त मुख द्वार जिसके उच्चारण में पूरा खुले, जैसे आ, पूरा बड़ा मुंह करके आ करो, आ। ठीक है। अर्धविवर्त, अर्धविवर्त क्या है, जिसमें आधा खुलेगा मुंह, ए, औ, ओ, अ। तो ऊपर की तरफ खुल रहा आधा, अर्धविवर्त हो गया। अब अर्ध संवर्त, यानी ऊपर से नीचे की तरफ बंद होता है होगा, अर्ध संवर्त, हाफ क्लोज, मुख द्वार जब आधा बंद हो, ए, ओ। ठीक है। संवर्त, संवर्त में क्या है, इसमें लगभग बंद ही हो जाए, हल्की सी वो खुली रहेगी और उसमें से ही ध्वनि आती रहेगी, ई, बड़ी ई, ऊ, औ। तो ये पूरी तरीके से आप समझ गए हो। विवर्त क्या है, विवर्त मतलब जब वर्त बनेगा खुलेगा, और संवर्त क्या है, जब बंद होगा। ठीक है, यहां से आप समझ गए। अब देखो अगला टाइप, अब होठों की स्थिति के आधार पर, होठ का भी वही सिस्टम, वर्त आ गया यहाँ भी, वर्त मतलब गोल होगा, और अवर्त मतलब जब गोल नहीं होगा। ठीक है, तो अवर्तमुखी जिनमें होठों की संरचना गोल होती हुई महसूस दे, और वर्तमुखी जिनमें होठों की संरचना गोल होती हुई महसूस दे, और अवर्तमुखी देखो, जब हम किसी चीज का विलोम शब्द बनाते हैं तो अ जोड़ दें, मतलब वो ना की ध्वनि देता है। तो अवर्तमुखी जिसमें होठ गोल ना हो, अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, आई। वर्तमुखी उ, औ, ओ, ओ, ओ। ठीक है, तो अवर ये वर्तमुखी। अब मैं ये पहले ही बताया आपको मैंने, बाद के 5 व्यंजन जो है वो अनुनासिक है। इसी तरीके से स्वर में भी अनुनासिक और निनुनासिक है। तो हवा जब नाक की, मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, तो उसके आधार पर, अब जब हवा केवल मुंह से निकलेगी तो निनुनासिक या मौखिक, अ, आ, ई आदि। ठीक है, और अनुनासिक जब मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी, अंग, आ, ई। ये वही पंच अक्षर से, पंचवें वर्ण से मिलकर बने हैं। ठीक है, अंक की बिंदी लगी, ये अनुनासिक। अब घोष देखो, घोष के आधार पर, घोष दो प्रकार के हों, घोष और अघोष, सघोष अघोष। ठीक है, घोष क्या है, घोष का अर्थ है कांपना, वाइब्रेशन। जब हमारी जो स्वर तंत्रिका है, जो ये गले में मिंडक सा दिखाई दे, ये स्वर तंत्री है, और जब इस स्वर तंत्री में हमें कंपन महसूस देगा तो सघोष होगा, और जब कंपन महसूस नहीं देगा तो अघोष होगा। तो जितने भी स्वर है देखो, बोलो अ, आ, छोटी,
बड़ी, ऊ, औ, तो सब यहाँ इस स्वर तंत्री स बोल रही, ये स्वर तंत्रिका इसमें कंपन कर रही, तो सभी स्वर जो है वो सघोष है। और व्यंजनों का क्रम आप याद रखेंगे, पूरी टेबल अगर यदि आपके याद है तो अघोष, सघोष, अघोष, सघोष और अघोष, 5 वर्ण है एक वर्ग में, तो क्रम से याद रख लेंगे। एक बार अघोष होगा, एक बार सघोष होगा, एक बार अघोष होगा, एक बार सघोष होगा, फिर लास्ट वाला अघोष होगा। ठीक है। सॉरी, वो अघोष अघोष नहीं, शुरू के 2 अघोष होंगे, बाद के 3 सघोष होंगे। ठीक है। वो अल्प महा का है, पहला अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। हाँ, थोड़ा गलती होगी थी। अब व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको पहले ही बताया, जो स्पर्श और संघर्षी, इनका याद रखेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा फेफड़ों के साथ साथ अन्य किसी स्थान को भी छू कर निकले, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाओ। सघोष बता दिया मैंने, जिसमें कंपन होगा, और अघोष जिसमें कंपन नहीं होगा। प्राण वायु, वायु के आधार पर, हवा के आधार पर। अल्प प्राण कम हवा, महाप्राण अधिक हवा। ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ में क्या है कि जिनकी ध्वनि कभी स्वर और कभी व्यंजन हो, यानी स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित हो, जैसे य और व, कभी स्वर है कभी व्यंजन है। इंग्लिश में भी आप पढ़ो, यू का प्रयोग कभी वो वोवेल में हो, कभी उसमें हो। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी य और व का प्रयोग, कभी ये स्वर की ध्वनि देंगे और कभी ये व्यंजन की ध्वनि देंगे। अब य, र, ल, व, ये सब सघोष है। य हो रहा है ना कंपन, र, ल, व, सब सघोष है, वाइब्रेशन हो रहा है, और हवा कम निकल रही। य एकदम बोला जाए, र, ल, व, तो अल्प प्राण है, मतलब कम हवा के साथ है। ठीक है। बोलने की जगह अभी पूरा बाद में समझाऊंगा, क्योंकि तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब उष्म संघर्षी, उष्म संघर्षी में देखो, संघर्ष हो रहा है हवा और मुख के बीच में, तो बड़ा स, षटकोण, छोटा स और ह। ठीक है। संघर्ष हो रहा है, हवा रगड़ के साथ निकल रही, तो ये सब उष्म संघर्षी हो गए। ठीक है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त किसे कहेंगे? उत्क्षिप्त का अर्थ हो उठना। ठीक है। मतलब जीव पहले उठे और उठ के फिर तुरंत झटके से नीचे आ जाए, उठकर मुर्दा को स्पर्श करे फिर झटके से नीचे आ जाए। ठीक है। उठना और फिर लुढ़कना, यही हो उत्क्षिप्त। ये हिंदी में ही विकसित हुए, संस्कृत में ये नहीं थे, जिसे हम डय, डय के प्रयोग में अड़िग, अड़िग में प्रयोग करें ना, अड़िग। ठीक है। तो ये ढ, जब ये बिंदी लगा के नीचे तब प्रयोग करते हैं, तो ये उत्क्षिप्त है। ठीक है। अयोग वाह, अयोग वाह क्या है? आपको मैंने 2 स्वर ऐसे पढ़े होंगे, देखो, अंगे और अ। तो इसमें विसर्ग जोड़ा गया अ में, और इसमें बिंदी जोड़ी गई। ठीक है। तो और स्वरों की क्या परिभाषा है स्वर की? जो किसी की बिना सहायता के स्वतंत्र बोले जा। तो अब इन्हें व्यंजन में तो रख नहीं सकते। ठीक है। और स्वर ये रहे नहीं, क्योंकि ये दूसरों की सहायता से बोल रहे, तो इसलिए ये बीच में लटक गए। अब इन्हें बीच में लटके को ही अयोग वाह कहा गया है। तो ये स्वर, स्वरों के साथ इनकी गणना हो रही। ठीक है। गणना के कारण इन्हें स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। और ये दूसरे की सहायता से बोले जा रहे, तो इसलिए इन्हें व्यंजन भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये ना स्वर रहे और ना ही व्यंजन रहे, इन्हें अयोग वाह कहा जा। ठीक है। अब एक चीज और, जो संयुक्त अक्षर हैं आपके, अक्षर त्रय अज्ञस्र, यदि इन्हें कभी
क्रम में लगाने के लिए आ जाए तो जो शब्द जिससे बन रहा होगा उसके बाद में ही होगा। जैसा कबूतर, अक्षत्रिय और खलनायक 3 शब्द दे दिए मैंने, तो क के बाद में ही अक्षत्रिय आएगा। ठीक है नहीं? तो ये इसी वर्ण में मिलेंगे कर्म की दृष्टि से। क वर्ग, क वर्ण में ही ढूंढने से मिलेंगे। क वर्ग, क वर्ण के क वर्ग में ही ढूंढने से ये मिलेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पूरा चित्र बना दिया, यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले तो अघोष है, अघोष अघोष, बाद के 3 सघोष सघोष सघोष। अब आप अगर परिभाषा देखोगे तो अघोष व्यंजन वे व्यंजन है जो जिनमें स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। और सघोष में फिर ऐसी परिभाषा होगी जिनमें कंपन हो और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण उसका सघोष होगा। अब हम सीधा सीधा इसे याद रख लेंगे एक ट्रिक के थ्रू। अघोष अघोष और बाकी तीनों सघोष, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। ठीक है, पहले 2 अघोष हैं, छोटे हैं, फिर बाद के तीनों बड़े हैं, सघोष सघोष सघोष। प्राण के आधार पर अल्प महा अल्प महा अल्प, इसे तो याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी। बाद के 5 अक्षर मैंने आपको बताए थे, नाक की सहायता से बोलने जा रहे हैं इसलिए इन्हें नासिक के या अनुनासिक कहा गया। ठीक है, ये क वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, ये ट वर्ग हो गया, ये त और ये प वर्ग हो गया। ठीक है, अघोष और अल्प दोनों आपके समझ में आ गए, अघोष भी सघोष भी अल्पमी और महा भी। अब हम इन्हें बोलने के तरीके से देख लेंगे कहाँ से कौन सा हिस्सा बन रहा है। देखो, अपने इसे पढ़ते हुए अपने मुख में फील करना। ठीक है, देखो ये दांत है और दांत के ऊपर मसूड़े इसे बोलते हैं, तो इसे वत्सरय भी कहते हैं। तो ये हो गया दंत मूल। ठीक है, ये हो गया आपका कंठ। जो जीभ का पिछला हिस्सा वो तालु, जो गले के हड़के से अंदर से, वो तातवा कहें जिसे, हमारे इधर तातवा भी बोलते हैं, वो तालु। और जो जीभ के बिल्कुल जस्ट ऊपर का हिस्सा है, जीभ का जो मध्य भाग है उसके जस्ट ऊपर का हिस्सा है वो है मूर्धा। ठीक है, मूर्धन्य। और आगे ओष्ठ। तो इसी तरीके से हम कैटेगरी में बांट देंगे। देखो, पहले दांत आए, ठीक है, यानी मसूड़ा आया, उसके बाद मूर्धा आई, उसके बाद तालु आई, उसके बाद कंठ आई। ठीक है, शुरू से देख लो। अब बाहर की तरफ होठ, होठ है, बाहर की तरफ क्या है, होठ है। ठीक है, देखो यहीं से समझ में आ जाएगा आपके कैसे। पहला पहला हिस्सा होठ, फिर अंदर मसूड़ा, फिर मूर्धा, फिर तालु और फिर कंठ। अब इधर से तो हुआ मुंह का हिस्सा शुरू और इधर से होगा वर्ण का हिस्सा शुरू। मैं ये समझाना चाह रहा आपको, ये मुंह का हिस्सा शुरू हुआ और ये होगा वर्ण का हिस्सा शुरू। मतलब जो हमारे मुख का सबसे निचला हिस्सा है उससे हमारा पहला वर्ग शुरू होगा। कंठ है, क वर्ग है, इसे ऐसे भी याद रख सको, कैत कंठ कैत क वर्ग। ठीक है, अब हमने क्रम में याद कर लिए थे, क वर्ग क च ट त प। अब इसे नीचे से जोड़ते चले जाओ, क त सॉरी च क च ट त और प। ठीक है, सारे वर्ग आ गए। क स कंठ, क स क वर्ग, तालु से च वर्ग, बोल कर देख लो, च छ ज ज, गले के अंदर से आवाज आ रही होगी। मूर्धा ट वर्ग, जीभ के ऊपर हिस्से से आवाज आएगी, ट ठ ड ढ। ठीक है, जीभ भी लगेगी वहां जा करके। दंत मूल मसूड़े में लगेगी त वर्ग में, त थ द ध, जीभ वहीं लग रही तो दंत मूल या वत्सरीय। ठीक है, प वर्ग होठ से बोला जाएगा, प फ ब ब, सब में प, होठ जो है वो आपस में टकराव। इस आप पूरे चित्र को ऐसे ही बना लेंगे अपने कापी में और याद रख लेंगे। इसमें मैंने स्वर भी
जोड़ दिए जो जहाँ से बोला जाएगा। होठ से ऊ, बड़ा ऊ, होठ से बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो अगला, यहाँ मैंने लिख भी दिया कंठ। कंठ से स्वर का वर्ग तो बोला ही गया। स्वर, स्वर में देख लो अ, आ, अ, ह, सबकी आवाज कंठ से आ रही। ठीक है, तालु में ई, बड़ी ई, य, बड़ा स और च वर्ग था ही। मूर्धन्य में ट वर्ग, मोटा। मोटा शब्द से याद रख लियो, मोटा। ठीक है, मोटा, मोटा यानी मैं मुर्दा से ट वर्ग। दांत में बाद में अपने आप ही तय आ गया, तो दंत से त वर्ग। होस्ट, ओष्ठ, होठ से प वर्ग। ये तो बोल के देख लो यहाँ। ठीक है, व कैसा बोला जाएगा? दंतोष्ठ है व, क्योंकि ये दांत भी लगते हैं, होठ में जाएगा तो व दंतोष्ठ है। छोटा सा, ये भी दंत से बोला जाएगा। ठीक है, ओ, औ, ओ, ये भी होठ से और कंठ से बोले जाएगा। जो हिस्सा मुंह का काम करेगा जिस वर्ण को बोलने में, वो उसी से बोला जा रहा है। तो इसलिए हर हिस्से की पहचान आप अपने मुख से स्वयं कर लेंगे कि ये क्या हिस्सा है। चित्र में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, कंठ तालु ए, ऐ। ठीक है, अब देखो इसमें आगे वर्णमाला आपकी खत्म होगी। बीच का एक ही है, उसमें संघर्षी देखो बड़ा स, तालु से आवाज आ रही। सठ कोण, जीभ के ऊपर ले से मूर्धन्य से आवाज आ रही। ठीक है, छोटा सा दंत मूल स। ठीक है, दंत मूल या मुसुड़े से ह, स्वर तंत्रियों से आवाज आ रही। सब ये अघोष है, महाप्राण है, हवा ज्यादा लेंगे। ठीक है, अब य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। य तालु से आवाज आ रही गले के अंदर से। र मसूड़े पर लगेगी, आवाज आएगा दंत मूल पर। ल, ठीक है, और व आपको बता ही दिया, होठ से और दांत से। ठीक है, अर्धस्वर य और व। र लुंठित है। र लुंठित क्यों है? जीव जो है तालु से लुढ़क के नीचे स्पर्श करेगी, र। ठीक है, ल पार्श्विक है, पार्श्विक व्यंजन ल। ल में क्या है? हवा जीभ के बगल से होती हुई निकल जाएगी, ल। ठीक है, निर्नुनासिक और अनुनासिक मैंने आपको बता दिया। निर्नुनासिक जिसमें केवल हवा मुंह से निकलेगी, और अनुनासिक मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी। जितने भी पंचवर्ण है वो सब पांचवें वर्ण हर वर्ग के, वो आपका अनुनासिक है। ठीक है, विवर्त और संवर्त। विवर्त मतलब खुला होना, संवर्त यानी बंद। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन और ये हर्ष दीर्घ प्लुत स्वर मात्रा के आधार पर। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जिन चीज से बनेंगे वो भी आपको बता दिया। और अंतस्थ व्यंजन वर्णमाला पूरी आपको दिखा दी। ठीक है, वर्णमाला आपकी पूरी। आज शाम से हिंदी साहित्य के और हिंदी के मुख्य तथ्य हिंदी भाषा के, वो आपके क्वेश्चन डलने शुरू हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब रोज आपकी 18 तारीख तक। उम्मीद है कि बहुत से बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। और जैसे कि मैंने बताया था आपको एक वीडियो में कि सभी रिवीजन पर लग जाओ। प्रैक्टिस सेट में अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो 15 ही दिन बच गए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं शाम को। जय हिंद, जय भारत।